everyone. Now I'm going to discuss about what will be the effect of fraud on a contract. So, when a party to a contract makes a misrepresentation knowing that it is false with an intent to deceive, or not caring for its truth or falsehood, the misrepresentation is said to be fraudulent. तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पार्टी है वो कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करती है, उसको पता है कि वो जो भी कह रही है वो सब गलत है, फॉल्स है, लेकिन वहाँ पर उसकी इंटेंशन है डिसीव करने की, धोखा देने की, उसको सच्चाई से कोई मतलब नहीं है या झूठ से कोई मतलब नहीं है, उसको ये मतलब ही नहीं है कि वो जो कुछ कह रहा है वो सच है या झूठ है, उसकी इंटेंशन सिर्फ डिसीव करने की है, तो देन द मिसरिप्रेजेंटेशन इज सेड टू बी फ्रॉडुलेंट। तो हम कहेंगे कि जो भी मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है ये बाय मिस्टेक नहीं हुई है, क्योंकि ये जानबूझ के की गई है, इसलिए ये फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन है। Section 17 of the Act defines fraud as fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his connivance or by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into a contract। यहाँ पे intention to deceive is very important। यहाँ पे पूरी तरह से जो भी misrepresentation या false statement party to the contract करी है, वहाँ पर उसको पूरी अच्छी तरह से ये पता है कि वो उस दूसरी पार्टी को धोखा देने के लिए ही वो ये बात कह रही है, वहाँ इंटेंशन है कि मुझे डिसीव करना है। तो यहाँ पर फ्रॉड का मतलब होता है कोई भी एक्ट जो कि पार्टी कमिट करती है या फिर और विद हिज कनाइवेंस और बाय हिज एजेंट, अपने एजेंट की मदद से करती है या खुद से ही करती है या अपने एजेंट की मदद से करती है, और उस एक्ट के पीछे जो इंटेंशन है वो धोखा देने की है दूसरी पार्टी को या फिर उसके एजेंट को, या फिर इंड्यूस करने की है उस पार्टी को कि वो उस धोखे में आकर के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। The suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true। तो यहाँ पे जो पार्टी है वो धोखा देने के मकसद से एक सजेशन दे रही है एक फैक्ट के तौर पे कि ये फैक्ट है, लेकिन उसे पता है कि वो जो बोल रही है कि ये फैक्ट है वो सच्चाई नहीं है, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, और उसको ये पता है, वो बिलीव भी करता है कि ये जो भी बात वो कह रहा है वो सच्ची बात नहीं है। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाई वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट। एक बंदा उसको सही बात पता है, उसे पता है कि क्या सच है, उसके बावजूद वो उस सच को दबा रहा है, उसको कंसील करने की कोशिश कर रहा है, सच को सामने नहीं आने दे रहा है, एक्टिव कंसीलमेंट कर रहा है उस फैक्ट की। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। मैंने प्रॉमिस किया कि मैं करूँगी, लेकिन मेरी शुरू से इंटेंशन ये थी कि मैं उस प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करूँगी। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, या कोई भी दूसरा एक्ट जो कि डिसीव करने के लिए हो, डिसीव करने की कैटेगरी में आता हो। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जिसको कानून ने ही क्लियरली स्पेशली बताया है कि ये जो भी एक्ट या ओमिशन है ये फ्रॉडुलेंट है, तो ये सारी चीज़ें फ्रॉड के अंतर्गत आएगी एज पर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक्सप्लेनेशन: mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak, or unless his silence is in itself equivalent to speech। तो आप अगर merely आपने खामोशी अख्तियार की है किसी पर्टिकुलर फैक्ट को लेके, जो कि किसी अगर वो फैक्ट उस दूसरे बंदे को पता होता तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करता, लेकिन आप फिर भी आप शांत रहे, आपने नहीं बताया उस पर्सन को, तो उस केस में वो फ्रॉड नहीं होगा जब तक अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच, केस की सर्कमस्टांसेस, केस की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उस पर्टिकुलर फैक्ट का सामने आना पार्टी के बहुत ज़रूरी था, और यहाँ पर जो बंदा चुपचाप बैठा हो वहाँ पे उसकी ड्यूटी बनती थी कि वो बोले, वो सच्चाई बताए, और उसकी साइलेंस ऐसी है जो कि बोलने के बराबर है। वो इतना ज़्यादा मटेरियल फैक्ट था उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि उसको सामने लाना बहुत ज़रूरी था। तब तक mere silence as to facts likely to affect the willingness of the person to enter into the contract is not fraud। Illustration: A sells by auction to B a horse which A knows to be unsound। अब A ऑक्शन के द्वारा B को एक घोड़ा बेच देता है और A को शुरू से पता है कि वो घोड़ा पागल है। A says nothing to B about the horse unsoundness। This is not fraud in A। लेकिन A B को उस घोड़े के पागलपनी के बारे में नहीं बताता है, तो यहाँ पर A ने फ्रॉड नहीं किया है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ मटेरियल फैक्ट। आप
पता करो ना घोड़ा पागल है कि नहीं है। इसमें ए की ड्यूटी थोड़ी ना है कि वो बताएगा बी को कि वो पागल है। B is A's daughter and has come of age. Here, the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound. अब B जो है यहाँ पर A की बेटी है and has just come of age. तो यहाँ पर चूंकि बाप बेटी का रिलेशनशिप है तो यहाँ A की ड्यूटी बनती है B को बताना कि जो घोड़ा है वो पागल है। पहले वाले केस में कोई रिलेशनशिप नहीं थी, इस वाले केस में बाप बेटी का रिलेशनशिप है, तो बाप को बेटी को बताना जरूरी है कि वो जो घोड़ा है वो पागल है। B says to A, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. अब B ऐसे कहता है अगर तुम डिनाई नहीं करोगे तो मैं अज्यूम करूंगा कि घोड़ा बिल्कुल मेंटल स्थिति घोड़े की सही है, वो साउंड माइंड का है। A says nothing, तो यहाँ पर A की जो साइलेंट है, ए की जो साइलेंस है इट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, क्योंकि ए का कुछ ना बोलना ये बताता है कि घोड़ा साउंड माइंड का है। ए एंड बी बीइंग ट्रेडर्स एंटर अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ए और बी ट्रेडर्स हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। ए हैज़ प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ अ चेंज इन प्राइसेस विच वुड अफेक्ट बीज विलिंगनेस टू प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट। तो ए और बी दोनों ट्रेडर्स हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। ए के पास एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन है कि जो दाम था उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं और वो इस तरह की चेंजेस हैं जो कि बी की विलिंगनेस को अफेक्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहेगा जानने के बाद कि नहीं करना चाहेगा। ए इज़ नॉट बाउंड टू इन्फॉर्म बी, तो यहाँ पे ए बाउंड नहीं है बी को इन्फॉर्म करने के लिए। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड। अब फ्रॉड के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? एन असर्शन और रिप्रेजेंटेशन और एक्टिव कंसीलमेंट बाय अ पर्सन और हिज एजेंट। Such assertion or representation or active concealment must relate to a fact. Such assertion or representation or concealment shall have been made with knowledge of its untruth or recklessly or carelessly, whether it be true or false, and with an intent to deceive. It should have been made with a view to induce the other party to enter into a contract, and the other party must be thereby damnified. If the part of the facts are only revealed and the concealed facts so modify the parts revealed so as to render it by itself substantially false, then such non-disclosure may amount to fraud. अब एसेंशियल एलिमेंट फ्रॉड के क्या होते हैं? एजर्शन, कुछ कहना, या फिर रिप्रेजेंटेशन, कुछ रिप्रेजेंट करना, या एक्टिवली कंसील करना, कोई चीज़ छुपाना जो उस फैक्ट से रिलेटेड है। दूसरा, सच एजर्शन और रिप्रेजेंटेशन, ऐसा एजर्शन, ऐसा रिप्रेजेंटेशन या फिर ऐसा कंसीलमेंट विच शुड हैव बीन मेड विद द नॉलेज ऑफ इट्स अनट्रूथ, जो कि किया गया है, पता है पार्टी को कि वो सच नहीं है, ट्रू नहीं है, रेकलेसली किया गया, केयरलेसली किया गया है, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है कि वो सही है या गलत है, बस कर दिया गया है, और वहाँ पे पूरी की पूरी इंटेंशन है पार्टी की ऐसा असर्शन करने की, रिप्रेजेंटेशन करने की, या फिर एक्टिव कंसीलमेंट करने की कि वहाँ पर दूसरी पार्टी डिसीव्ड हो जाए। देयर इज़ एन इंटेंशन टू डिसीव। और ये क्यों किया गया है? कि जो दूसरी पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह से एंटर कर जाए। तो जो दूसरी पार्टी है, जो भी उसका नुकसान हुआ है, उसको डेमनीफाई करना बहुत ज़रूरी है, इंडेमनीफाई करना। इज द पार्ट्स ऑफ द फैक्ट्स, या अगर मान लो पूरे फैक्ट्स हैं, 100% फैक्ट्स में आपने सिर्फ 50% फैक्ट्स बताए और 50% कंसील कर दिए, सो मॉडिफाई द पार्ट रिवील्ड, और जो भी पार्ट आपने रिवील किया है उसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा अगर आप पूरा का पूरा पार्ट नहीं बताओगे। तो सो एज टू रेंडर इट बाय इटसेल्फ सब्सटेंशियली फॉल्स, देन सच नॉन डिस्क्लोजर में अमाउंट टू फ्रॉड। तो इस तरह का जो नॉन डिस्क्लोजर हुआ है जिसकी वजह से जिस फैक्ट से डिस्क्लोजर हुआ था वो भी सब्सटेंशियली फॉल्स हो जाता है, तो ऐसे नॉन डिस्क्लोजर भी फ्रॉड होते हैं। According to explanation to section 17 of the Act, mere silence as to the facts likely to affect the willingness of the person to enter the contract is not fraud. अब merely silent हो कुछ facts हो लेके जो कि affect कर सकता है willingness of the person को to enter to the contract, is not a fraud. There is no general duty, कोई general duty नहीं है कि disclose करें facts को, which are or might be equally within the means of knowledge of both the parties. But if the circumstances are such that it is the duty of the person keeping silence to speak, silence may be equivalent to speech and may amount to fraud. तो बेसिकली फैक्ट्स को डिस्क्लोज करने की कोई जनरल ड्यूटी नहीं होती, जहाँ पे दोनों पार्टीज़ के पास ये इतना उन लोगों के पास मीन्स है कि अगर वो कोशिश करें तो वो सारे के सारे फैक्ट्स जान सकते हैं, बोथ द पार्टीज़। तो किसी भी एक पार्टी के ऊपर ड्यूटी नहीं होती कि वो सारे फैक्ट्स को रिवील करे, लेकिन जहाँ पे ड्यूटी टू स्पीक होती है कि ऐसे फैक्ट्स उसको बताने ही बताने हैं
जो कि मटेरियल फैक्ट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी साइलेंस विल अमाउंट टू स्पीक, देन इफ द पर्सन इज नॉट स्पीकिंग देन इट विल अमाउंट टू फ्रॉड. थैंक यू.